अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखशान मीर। आज के फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी फतह करार दे रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल था। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए और उनके साथ मरियम औरंगजेब और इसहाक डार भी मौजूद थे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल में कहा गया कि आज मैं अदालत के सामने फर्दे जुर्म के बाद की कार्रवाई पर दलाइल दूंगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर नवाज शरीफ की अयानत जुर्म का इल्जाम था। अदालत ने दोनों शरीक मुल्जिमान की अपील मंजूर करके बरी कर दिया। हाई कोर्ट से शरीक मुल्जिमान की बरीयत का फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और उनको शेड्यूल 2 के तहत 1 साल कैद की इजाफी सजा भी सुनाई गई। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस तकरीबन 9 माह चला और 107 समातें हुई। इसी केस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। मरियम नवाज को जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में सजा सुना दी गई और गुज़श्ता साल 29 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया था। और अब इस केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो भी बरी हो चुके हैं। उनके वकील ने कहा है कि नैब के पास सबूत मौजूद नहीं और लेकिन ये केस चला इतने साल उनको मुजरिम साबित करने के लिए जो उनके सियासी मुखालिफिन थे और मीडिया पर खास तौर पर यही बात की जाती रही कि नवाज शरीफ करप्ट हैं, चोर 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 का राग अलापा जाता रहा। और अब यह खबर सामने आई है कि कोई सबूत नहीं था, शवाहिद मौजूद नहीं थे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। तो यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हम तो पहले कहते रहे कि हम बेकसूर हैं, जैसे नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि अल्लाह ताला पर भरोसा था और मैं सुरखरू हो गया। अब अहम जो सवाल है इन केसेस और रेफरेंस से मुतल्लिक, उन पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली बदर साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं और हमें नैब से प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी जो कि साबिक डीजी नैब है, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद होंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, केस चलता रहा इतने साल, नैब के पास शवाहिद मौजूद नहीं, ताहयात नाअहली, करप्शन, पैसा बाहर भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग, आप समझते हैं आज सुरखरू हो गए आप और जो सियासी मुखालफिन इल्जामात आयद करते रहे वो बेबुनियाद थे? अब तो हमारे समझने ना समझने की बात एक तरफ रह गई। अब तो अदालत में ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई है कि ये मुकदमा झूठा था। मकसद नवाज शरीफ साहब को सज़ा देकर इंतखाबी मुहिम बाहर निकालना, सियासत से बाहर निकालना था। वो उस वक्त ताकत के जोर पर नैब का सियासी इस्तेमाल करके ये काम कर दिया गया। ये उस जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की जो एड्रेस था डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी से, उससे भी वाज़ेह हो चुका था कि जनाब अगर आप फैसला मेरिट पर देंगे तो हमारी 3 साल की मेहनत ज़ाया होगी। तो ये सब असल में इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। 100 रुपए का डॉलर जो है वो कहाँ पहुँचा, पाकिस्तान के कर्जे 3 गुना हो गए, इसी तरह से मईशत बर्बाद हो गई। ये सारा कुछ नवाज शरीफ के साथ तो दुश्मनी कर ली लेकिन इन 5 सालों में पाकिस्तान को बड़ा बर्बाद। सर आपकी ऑडियो का भी कुछ मसला आ रहा है, अगर आप इसको रिजॉल्व कर सकें। जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ मौजूद हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर शरीफ आज सुरखरू हो चुके हैं, जो उन पर एलिगेशंस थे एवन फील्ड रेफरेंस में, आज उनको बरी कर दिया अदालत ने। नैब के पास शवाहिद नहीं थे, सबूत नहीं थे, आपके सियासी हरीफ हैं, आज तो कानूनी महाज पर उनकी फतह को आप भी तस्लीम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया।
देखिए, जो भी अदालत का फैसला है, हम अदालत का फैसले का एहतराम करते हैं। अदालत ने जो पहले भी फैसले दिए थे वो भी अदालती फैसले थे, ये भी अदालती फैसला है। हमें अदालतों के फैसलों के ऊपर कोई कमेंट करना ही नहीं। लेकिन इस टाइम पे ये बड़ा जरूरी है, अगर पहले फैसले गलत थे तो उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, अगर अब फैसले गलत हैं तो फिर इन फैसलों करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बिकॉज इस मुल्क में कोई तो गलत है, तो जो गलत है उसके ऊपर सवालिया निशान है। उन लोगों को पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह के फैसले हो रहे हैं, कि इस मुल्क में लोगों का भी टाइम जाया हो रहा है और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर चाहे ये जो भी फैसला है अदालत का, अगर पहले जजेस ने गलत किया था तो उनसे भी सवाल होना चाहिए। अगर अभी जजों ने ठीक किया है तो फिर तो हम सर तस्लीम खम है, हम तो कोई बात करते नहीं अदलिया के फैसले पे। जो है, हम वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसको उसके फैसले को ऑनर करते हैं। तो ये अच्छी चीज है कि अदालतें मेरिट के ऊपर फैसला करें, लेकिन ये देखना जरूरी है कि फैसला पहले मेरिट पे था या अब मेरिट पे है। बाकी ठीक है, मियां साहब को बरी किया है तो वो तो मियां साहब के ऊपर ज्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या चीजें हैं। लेकिन ये इस मुल्क के अंदर क्लैरिटी का होना जरूरी है कि अगर आप लोगों के 10-10 साल 20-20 साल जाया करते हैं तो वो इदारे और वो जो लोग केस बनाते हैं और फिर केस चलाते हैं और फिर उन लोगों का जो इरिपेरेबल लॉस होता है उसको कौन पूरा करेगा? तो ठीक। उसका हिसाब देना चाहिए, किसी ने तो देना है। इस मुल्क में फैसला करने वाली कुव्वतों को ये सोचने की जरूरत है जो लोगों का, खासतौर पे सियासी लोगों का या उन लोगों का जिनके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमे बनते हैं, उनका उनका जो है हिसाब है वो कौन देगा? ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बास, एक्स डीजी नैब, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी किया गया एवन फील्ड रेफरेंस में। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनका यही शिकवा है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद खाकान अब्बासी ने कहा, ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है कि नैब तमाम तर फसाद की जड़ है। मियां नवाज शरीफ साहब पर यह केस चलता रहा, सजा उनको सुना दी गई, उनकी नाअहली हो गई। और भी केसेस हैं, पनामा केस है, उन पर दूसरे आमदन से ज्यादा साजों केस है। लेकिन अब नैब के पास क्या शवाहिद मौजूद नहीं थे, सबूत मौजूद नहीं थे? अगर थे तो पेश क्यों नहीं किए गए और उनको सजा क्यों नहीं दिलवाई गई? और अगर नहीं थे तो फिर ये मुकदमा इतने साल किस तरह से चला? आपका क्या सर इस पर कमेंट है? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात मौसूफ से पहले बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी पर्टिनेंट बात की है कि ये एस्टेब्लिश करना होगा कि आया पहले इसी प्रोसिक्यूशन सिस्टम ने एक केस बनाया और उन्होंने जाके सर्टिफिकेट दिया, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ने सर्टिफिकेट दिया, नैब ने सर्टिफिकेट दिया, प्रोसिक्यूटर ने सर्टिफिकेट दिया और ट्रायल कोर्ट में ये सर्टिफिकेट दिया गया कि दिस केस फ्रॉम एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, शहादत के हिसाब से, इट्स फिट फॉर द ट्रायल। ठीक है, वो एक सेक्शन 173 होती है, मैं डिटेल में लीगल नहीं जाऊंगा। तो इट मीन्स द केस वाज फिट। ट्रायल बेसिस पे इसको ट्राई किया गया, वहां पे कन्विक्शन हुई, इवन हाई कोर्ट में गया, वहां से अपील भी इसकी रिजेक्ट हो गई। अभी आज के आर्गूमेंट्स अगर आप देखें तो वो आर्गूमेंट्स ऐसे चल रहे थे जैसे कत्ल के केस को साबित किया जा रहा हो। वाइट कॉलर क्राइम केस में ये होता है, आपके 19 लॉ हैं इस मुल्क के अंदर। वो एक सेक्शन होती है प्रिजम्पशन सेक्शन, जो सेक्शन 14 इस लॉ के अंदर मौजूद है कि प्रोसिक्यूटर ने ऑनरशिप एस्टेब्लिश करनी होती है। आपके हाथ में मोबाइल है, मैं ये एस्टेब्लिश करूंगा कि मोबाइल आपका है। आपने मोबाइल कहाँ से खरीदा, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, जैसा इनकम टैक्स में होता है, बाकी 19 लॉ इस तरह के। तो आपने मनी ट्रेल हर चीज देनी होती है। केस ये जो है, इसकी पहली कन्विक्शन भी सही थी और ये केस स्टैंड करता है वाइट कॉलर क्राइम के जो लॉज हैं उसके हिसाब से फिट फॉर कन्विक्शन। अभी इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। उल्टा ऐसे कर दिया गया जैसे कत्ल का केस हो, आप साबित करें कि ये मियां साहब हैं, आप साबित करें कि ये पैसे इंग्लैंड ले गए, आप साबित करें इन्होंने एमन फील खरीदे, आप साबित करें जी। दुनिया में कहीं पे भी जो है ना, अभी अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर है यूके के अंदर, वहां पे इस तरह से प्रॉपर्टी फ्रीज की जाती है और उस ऑनर से पूछा जाता है कि आप साबित करें पैसे कहां से लाए हो। इन्होंने इसको आल को रिवर्स कर दिया।
आप प्रोसिक्यूटर आज कर रहे केस ही नहीं बनता। प्रोसिक्यूशन को डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन में 10 साल कैद होनी चाहिए एज पर द लॉ। और ये जो रिसोर्सेज आए हुए हैं इसके एडमिन चार्जेस लगा के इसको रिकवर करना चाहिए कहीं से। ये मजाक बना दिया इन्होंने। जो भी आता है कानून को मुंह नाक की तरह रोड के जो है ना अपना बेनिफिट लेके चला जाता है। दिस इज डिसऑनेस्ट डिसीजन व्हिच हैज बीन गिवन टुडे। दिस इज डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि जज कुछ नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जाके डिसऑनेस्ट हो जाए, वो अपना केस विड्रॉ कर ले, उस पर आर्गू ना दे, तो जज क्या कर सकता है? जज ने तो कहना है ठीक है केस आपने गलत बनाया है, आप एडमिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक और स्टोरी शुरू होनी चाहिए। इस प्रोसिक्यूशन में तो कोई क्वेश्चन करना, जिस तरह पहले ये मौसूफ बात कर रहे थे सर, तो ये केस मेरे हिसाब से फिट है। मैं 22 साल हो गया वाइट कॉलर क्राइम को डील करते हुए, मैंने इस पर किताबें लिखी हुई हैं। मुझे पता है कि दुनिया के हिसाब से, अनकैग के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसके आप सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, नैब के हिसाब से ये फिट केस था। ये मिली भगत के साथ मियां साहब को आज छोड़ा गया। सर जो दलाइल हुए वो मैं प्रोग्राम में उसका कुछ हिस्सा शामिल करना चाहता हूं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि आमदन से ज्यादा साज़ात की तफ्तीश के बाद प्रॉपर्टी की मालियत का मरहला आया। मालूम ज़राए आमदन का जायदाद की मालियत से मवाजना किया जाता है। 9A5 का जुर्म साबित करने के लिए तमाम तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस केस में जुर्म साबित करने के लिए एक जुज़ भी साबित नहीं किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस में लिखा है नवाज शरीफ ने कब जायदादें खरीदी, और नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि रेफरेंस में ना तारीख मौजूद है, ना ही नवाज शरीफ की मिल्कियत का कोई सबूत मौजूद है। नैब इन्वेस्टिगेशन, JIT या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रॉपर्टीज की मालियत का तयन ही मौजूद नहीं है। और फिर आगे जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनके रिमार्क्स आए और फिर ये फैसला दिया गया। सर नहीं, सवाल ये है कि अगर नैब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इतने साल इस पर इन्वेस्टिगेशन होती रही, तो ये जो प्रूव्स हैं कि प्रॉपर्टी कब खरीदी, मालियत का तयन नहीं हो सका, ना तारीख, ना नाम, ना मिल्कियत उनकी, ये तमाम चीजें इस्टेब्लिश करने में नैब क्या नाकाम नहीं रहा सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने फिर कह दी है, तारीख और डेट क्या है। एवनफील्ड ये कहाँ रह रहे थे? इंग्लैंड में एवनफील्ड में रह रहे थे ना, इनकी अपनी ओनरशिप है ना। अभी कब लिया दैट इज नॉट द केस। पॉइंट ये है, इनका ही वॉज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। इन्होंने ये साबित करना था कि एक गैर मुल्क के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, ये पैसा कहाँ से लेके गए हैं और कैसे लेके गए हैं, दैट्स ऑल। अब ये कहना कि इनकी आमदनी कितनी थी वहां से, चले हम कहते हैं इनकी आमदनी बेबहा थी, खरबों रुपए थी, सिर्फ इतना बता के इन खरबों में से आप पैसा इस मुल्क से कैसे लेके बाहर गए, आप ये जस्टिफाई कर दें, ये लिंक एस्टेब्लिश कर दें, क्योंकि आपकी वहां पे प्रॉपर्टी हो तो एस्टेब्लिश होगी है। यूके गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि यही होना है इसके। तो आप मुझे बताएं ना कि इस सवाल का जवाब है इनके पास, किसी के पास है? दिस डर्टी मनी। सिद्दीकुल फारूक साहब से सर इस पर आपके कमेंट पर मैं जवाब लेना चाहूंगा सर। व्हाइट कॉलर क्राइम में इट इज नॉट डर्टी मनी, इसका मनी लॉन्ड्रिंग, एंड दे आर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये फंस सकते हैं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आज का जो फैसला है, साबिक DG नैब कहते हैं कि ये केस बिल्कुल ठीक था, किसी प्रेशर के तहत ये फैसला सामने आया है। नून लीग इसको अपनी फतह करार दे रही है। आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह की ना आमदन थी, ना कोई करप्शन थी, ना कोई मामला इस तरह का। पहले तो मैं अपनी मिसाल आपके सामने रखता हूं। मुझे भी नैब ने सजा दी थी 5 साल, और फिर वो सब टाइम का फिश हो गया। मुझे 5 साल, 2 साल मैंने जेल भुगती, 9 साल के बाद मुझे इंसाफ मिला, और 1 लाख रुपए का केस मुझ पर 1,05,000 का बना दिया। सजा मुझे दे दी, मुशर्रफ का दौर था। बाकी मैं माजरत से, ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब बाइस्ड आदमी हैं, इन्होंने अगर कुछ करना था तो ये वकील बन जाते, वहां जाके अदालत में दरख्वास्त दे देते कि मैं इसमें दलाइल देना चाहता हूँ, दलाइल देते। वहाँ तो इनकी जो नैब की अदालत है, उससे जो सवाल अदालत ने पूछे वो सब सामने आ गए। उससे पहले जो सजा देने वाला जज था अरशद मलिक, उसने बता दिया। तो उसके बावजूद अगर कोई बायस्ड आदमी यहाँ आकर ये बात कहे कि नहीं ये है, मैं नहीं मानता और केस ठीक था, तो केस ठीक नहीं था। ब्रिगेडियर साहब गलत कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब तो प्रोग्राम में हमारे साथ केस पर रोशनी डालने के लिए बतौर एक्स DG नैब मौजूद हैं। सर कहना चाहेंगे आप कुछ इस पर, जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा? सिद्दीकुल फारूक साहब का केस जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे होंगे, बिकॉज याद रखिए
कभी दो केस एक जैसे नहीं होते। इनका केस क्या था मैं ना वो डिस्कस कर सकता हूँ ना मुझे इसका पता है। मैं सिर्फ एक ही सवाल उठाया है, और कोई भी जो वाइट कॉलर क्राइम्स को हैंडल करता है या डील करता है वो इस बात को समझ सकता है। मेरा एक ही सवाल है जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एवनफील्ड की मलकियत साबित है? अगर एवनफील्ड की साबित है, वन हाइट पार्क की साबित है, तो इतना बता दें नवाज शरीफ साहब कि ये इनका पैसा आमदन के हिसाब से सही था, लीगल था, ये पाकिस्तान से पैसा लेके कैसे गए? इसका जवाब इनके पास अदालत ने सुने, नवाज शरीफ जी। साहब ने ये बात इस टीवी स्क्रीन पर ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब को नहीं बतानी, अदालत में नैब ने बताना है और नवाज शरीफ साहब ने वहीं उनके वकील ने बताना है। वहां से तो वो काम खत्म हो गया है। अब अगर कोई कोर्ट ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब बनाना चाहते हैं तो फिर ये कोई कोर्ट अपनी लगा लें। सर सवाल यहां पर यह है कि तमाम सियासतदान पीपल्स पार्टी से हैं या नून लीग से ये शिकवा करते हैं कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है, नैब को इस्तेमाल किया जाता है। आज भी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर यही डिबेट चल रही है कि नैब के पास अगर सबूत मौजूद नहीं थे, जी, नैब के पास अगर सबूत मौजूद नहीं थे तो फिर ये केस क्यों बना और एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर सके? ये कोर्ट के फुल बेंच ने ख्वाजा बिरादरान ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई की जमानत के केस में फैसला देते हुए लिखा है कि नैब बनाया ही गया है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए। उन्होंने तो ये फैसला दिया हुआ है, हाई कोर्ट्स ने फैसले दिए हैं, मुख्तलिफ जजेस ने फैसले दिए हैं, और नैब ने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। किसी ब्रिगेडियर को, किसी जनरल को, किसी को नहीं पकड़ते। मुल्क तोड़ दिया इन लोगों ने। अच्छा, सैचिन इन्होंने दे दिया, इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, इनको तो कोई पकड़ता ही नहीं। जुल्फिकार अली बदर साहब, इस वक्त जो सर सूरत हाल है, इलेक्शंस का चूंकि माहौल है, पीपल्स पार्टी का भी ये गिला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब जो केसेस नून लीग पर थे वो तो तमाम तर खत्म हो रहे हैं, हम उसको जिस तरह मर्जी डिस्कस करें कि नैब के पास सबूत नहीं थे या मामला कुछ और लेकिन दूसरी तरफ केसेस जो हैं वो पीटीआई और जो दूसरी हरीफ सियासी जमातें उन पर बन रहे हैं। इस पर सर आप क्या कहेंगे? अब जो 5 साल पहले या 7 साल पहले होता रहा नून लीग के साथ, वो हो रहा है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो तब्दीली फिर सर किस तरह आएगी? देखिए, पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है कि अकाउंटेबिलिटी जो है क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। जो बंदा जुर्म करता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके या किसी की सियासी तरफदारियां तब्दील करने के लिए जोर आजमाई करें तो ये इसके लिए ये जो इदारा बना ये इसके लिए नहीं है, ये तो अकाउंटेबिलिटी के लिए है। और अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसे लेते हैं उन तमाम लोगों की होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो इस मुल्क में बहुत जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इन दोनों का एक क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि खाली अकाउंटेबिलिटी ना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए जाए। और जहां तक बात है कि पॉलिटिकल, ये जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे या सदीकुल फारूक साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर 95% ऑफ द पीपल वो तो अपनी मनी ट्रेल दे ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे लोगों ने इतना कुछ किया हुआ है। मैंने अपने वालिद के 10 साल नैब में केस भुगते हैं और हमने मनी ट्रेल का एक 10 साल में गिरफ्तार करने से पहले मेरे वालिद को 139 टाइम्स बुलाया गया। मेरी स्कूल फीस, मेरी कॉलेज फीस, मेरे बहन भाइयों की कॉलेज फीस, बिजली के बिल, उसके बिल, जितना एक्सपेंस था और जितनी इनकम थी उस सबको मैच करके जो 10 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया हुआ था वो हमने दिया। लेकिन मेरे वालिद को फिर पकड़ लिया गया और नौकरियों का मुकदमा बना दिया गया। तो बात कहने की यह है कि यहाँ पे जिन लोगों का हिसाब किताब जो है वो एफबीआर में क्लियर है, उनके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने अपने एसेट डिक्लेरेशन और वेल्थ स्टेटमेंट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज ठीक रखी हुई है। तो जिन लोगों ने नहीं की हुई, जिनका सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं और जिनकी इनकम जो है वो ज्यादा है एक्सपेंसेस से या एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से, उन तमाम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि जिनका एक्सपेंस, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और उनकी जो तनख्वाह है वो उस एक्सपेंस को मैच नहीं कर सकती,
तो अगर आप पाकिस्तान में करें तो यहाँ पे तो 95% से ज्यादा लोग इसका जवाब दे सके। तो इस सारे मामले के अंदर बात सिर्फ कहने की यही है कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सियासी लोगों की ना की जाए, बाकी तमाम लोगों की जाए। लेकिन जिन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और उनके पास एसेट्स ज्यादा हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक को आप खुला छोड़ दें। बाकी जो बात अदालतों की है, अदालतें सही फैसला करें, गलत फैसला करें, हमने तो उन फैसलों का एहतराम करना है। लेकिन इस मुल्क में कोई तो हो जो कि इस मुल्क के अंदर फैसला करने वाली कुव्वतें, या कोई तो है जो इस मुल्क में सयार और सफेद का फर्क तो रखे। अदरवाइज तो इस मुल्क के अंदर पता ही नहीं चल रहा कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे अच्छे बुरे की पहचान ही खत्म होती जा रही है, सही और गलत का फैसला ही खत्म होता जा रहा है। तो वी हैव टू कम टू वन पॉइंट के जहां चीजों की अंदर क्लैरिटी आए ताकि मुल्क आगे चले। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आप सर क्या समझते हैं कि जो हमने माजी में देखा, या यूं कह लीजिए कि गुज़श्ता इलेक्शंस में देखा, वही सूरत हाल दोबारा से रिपीट हो रही है? एक सियासी जमात इस वक्त बिल्कुल आउट है, मंजर से बिल्कुल गायब है, और दूसरी सियासी जमात पर उनके ही सियासी हरीफों के इल्ज़ामात हैं कि ये लाडले हैं, सहारा ले रहे हैं किसी का, इनके लिए बहुत आसानियां हैं। अगर मियां नवाज शरीफ और आपकी सियासी जमात इस तमाम तर सूरत हाल में खामोश रहती है, तो फिर सर क्या फ़ायदा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का या जमहूरियत की बात करने का, अगर आप भी फ़र्क नहीं कर पा रहे, जो क्योंकि खुद आपने सारी सऊबतें बर्दाश्त की हैं? देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि मैं सियासी जमात आउट और इनकी बात में जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं एक मरतबा फिर आपको याद दिलाऊं, मखदूम जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए थे। वो शामिल होने के लिए कराची गए और उन्हें इमरान खान ने रिसीव किया और फिर उन्हें सीनियर नायब सदर बना दिया। फिर जब उन्होंने छोड़ने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि मुझे इमरान खान ने बताया है कि नवाज शरीफ को अब अदलिया के जरिए निकाला जाएगा, ये प्रोग्राम बन गया है। अब अदलिया के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला जाएगा, सियासत से निकाला जाएगा। तो वो बातें सारी साबित हो गई कि क्या प्रोग्राम बना था। अगर इस तरह प्रोग्रामों से किसी को निकाला जाता है तो गलत। हाँ, अब अगर इमरान खान के खिलाफ अगर ये 180 मिलियन पाउंड का केस झूठा है, बरतानिया से वो जब्त शुदा पैसा पाकिस्तान बाकायदा ट्रांसफर नहीं हुआ, उसकी दस्तावेज मौजूद नहीं है, वो इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में किसको दिया, सील बंद लिफाफे भी मंजूरी ली, कैबिनेट डिवीजन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का रिकॉर्ड मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में वो साबित हुआ, और अब वो हिस्से जो हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध को वो उन्होंने आर्डर कर दिए हैं। अगर ये झूठा केस है फिर मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मेरी जान अगर ये सच्चा है और अगर साइफर का मामला जो है पहले अमेरिका पर इल्ज़ाम, फिर कहा नहीं अमेरिका नहीं, पाकिस्तान में साजिश हुई, और जब अदम एतमाद का ऐलान 2019 में सरदारी साहब ने किया, उस वक्त सारी पार्टियों ने किया, तो इमरान खान ने कहा मैं वेलकम करता हूँ, मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा मेरे खिलाफ ये अदम एतमाद लाए। अदम एतमाद आई तो अमेरिका पर डाल दिया, फिर अमेरिका को निकाल दिया। तो अगर ये इस तरह से आप खारजा महाज पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, बर्बाद करेंगे, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एतमाद बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाह बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स हैं उनका ये हाल करेंगे, तो फिर इस पे मुकदमा चलता है तो फिर चलना चाहिए। अगर ये सच्चे मुकदमे चलते हैं तो जरूर चले। झूठा मुकदमा कि अगर इन पर 15 किलो हेरोइन का केस बनाया जाता है, अगर इनके खिलाफ इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं, तो फिर मैं कहूँगा इंतकाम है और इमरान खान को सियासत से बाहर साजिश हो रही।
बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में। बड़ी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से हुई है। आप जानते हैं कि जो लीडरशिप है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में, उसकी तब्दीली की खबरें सामने आ रही थी। शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया गया। उनका स्टेटमेंट आया कि 4 दोस्तों से मुलाकात की है। सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी है और अबूरी इंटरम चेयरमैन के लिए कुछ नाम सामने आए। बैरिस्टर गौहर अली के नाम पर इत्तेफाक किया गया है। फिर इसकी जो पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट है उससे इसकी तरदीद की गई ट्विटर पर, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर यह खबर सामने आ चुकी है और बैरिस्टर गौहर अली साहब ने और जो उनकी लीगल टीम के सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि बैरिस्टर अली गौहर ही जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरम अबूरी चेयरमैन होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से मजीद क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, नईम हैदर पंजोदा साहब ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बाज़गश्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और जो पार्टी लीडरशिप है उसमें कुछ रद्दोबदल की जा रही है। अबूरी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने बज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इस खबर की तस्दीक की है। पहले शेर अफजल मरवत साहब का जो स्टेटमेंट आया उसकी तरदीद की गई सोशल मीडिया पर पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जानिब से, लेकिन बाद अज़ा फिर ये खबर जो है वो तस्दीक शुदा साबित हुई। नईम हैदर पंजोदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की लीगल टीम के अहम रुकन हैं और बहुत सी कॉन्वर्सेशन जो होती रही पीटीआई चेयरमैन की अपनी लीगल टीम के साथ और जो पैगामात पीटीआई चेयरमैन देते रहे अपने पार्टी वर्कर्स को या पार्टी के दीगर रहनुमाओं को, उसमें नईम हैदर पंजोदा साहब अपना किरदार अदा करते रहे पैगाम रसानी का। पंजोदा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो अबूरी चेयरमैन का ओहदा है इसकी मुद्दत सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तक होगी? कितने महीने के लिए, कितने अरसे के लिए बैरिस्टर अली गौहर होंगे और इसकी तस्दीक हो चुकी है बाज़ाब्ता तौर पर? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो गुजारिश करना चाहूँगा कि जो कल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद आपको पता है कि ऑफिशियल अकाउंट से एक तरदीद आई जी। तो कल पूरी रात यूट्यूबर्स और हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर यही एक बहस जारी रही। तो आज जब मुलाकात तो खान साहब से इस हवाले से जब बात हुई तो खान साहब ऑलरेडी जो है वो उनको मामलात का पता था। उन्होंने अखबार के जरिए वो उन तक सारी इतला मिल चुकी थी कि इस तरह की जो है वो सारी चीज़ें चली हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा केस जो है वो पेंडिंग है। वो केस आपको पता है कि जो एक ऑर्डर था वो इनफील्ड अभी है, सजा तो सस्पेंड हो गई लेकिन ऑर्डर सस्पेंड नहीं हुआ तो शाखाना केस के अंदर। अगर वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है कल तो खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो शायद उस चीज़ को देखते हुए खान साहब ने हमें हिदायत की कि आप स्टेटमेंट दें और हमारी तरफ से एक बयान आया कि चेयरमैन पीटीआई रहेंगे, क्योंकि अली जफर साहब और इन लोगों की उससे पहले मीटिंग हुई थी और उसके अंदर ये सारी पहलू रखे गए थे। उस सूरत में जो नाम दिए गए थे उनमें से खान साहब ने कहा कि अगर ये सूरत हाल रही तो उसके अंदर हम गौहर साहब को जो है वो नॉमिनेट करेंगे। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर इस बात के ऊपर जो है वो कहा कि हम चेयरमैन इनको नामजद करते हैं। तो ये सूरत हाल है जी अब तक। बाकी अल्लाह ताला खैर करे जी। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है कि एक तरफ हमारे लिए इंटर पार्टी इलेक्शन का डिसीजन उस वक्त दिया जाता है जब इलेक्शन की डेट 8 फरवरी के लिए होती है और दूसरी तरफ अगर देखें तो बरियत जिस तरह से हुई है नवाज शरीफ साहब की वो आपके सामने है। नैब खुद ही कह रही है कि हमें कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए, कोई इनके खिलाफ जो है शवाहिद नहीं है, बिल्कुल इनको क्लीन चिट दे दी जाए। तो हैरान है जी। अच्छा पंजोदा साहब, आप चूंकि पीटीआई की जो लीगल टीम है उनकी इलेक्शन कमीशन के से भी मुलाकात हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, और उससे पहले जो पैगाम आते रहे सदर मुमलिकत के जरिए के सियासी जमातों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की पीटीआई चेयरमैन बात कर रहे हैं कि हो रही चाहिए तभी हम इलेक्शन में जाएंगे। जो एक बड़ा अहम इशू रेज किया गया था
के झंडे प्रिंट्स करने की इजाजत नहीं दी जा रही, हमें कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा, हम इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। अब कुछ उसमें फर्क आप देख रहे हैं आता हुआ पीटीआई के लिए इलेक्शंस में? देखिए, पीटीआई के लिए इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, जो फील्ड है वो नहीं दी जा रही, और दूसरी तरफ मुकम्मल फील्ड हासिल है। वो कैसे हालत हासिल है? आपने देखा कि लंदन से रवानगी हुई और सारे रास्ते प्रोटोकॉल जारी रहे, और बायोमेट्रिक का अमला एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया, और फिर आगे सीसीपीओ, फिर पूरे जलसे के अंदर गाड़ियां भिजवाई गई, लोगों को पैसे देकर लाया गया। और ये सारी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान साहब के नारे वहां पर लगे, उन्होंने सब ने कहा कि हम वोट तो खान साहब को देंगे। तो ये चाहते ये थे कि खान साहब जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद ही ना हो। उसकी वजह कड़ी ये है कि अगवाकारियां, जो सिलसिले, छापे, जो लोगों के ऊपर तशद्दद, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, वो उसकी एक कड़ी है जी। ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है वो मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल है। सरकार जो है वो बड़ा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, उनके केसेस खत्म किए जा रहे हैं, क्लीन चिट दी जा रही है। लेकिन मकबूलियत की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल, और लोग जो है, पूरी कौम जो है खान को चाहती है, तो इस बात को डिनाई वो नहीं कर सकते। इसी वजह से वो कभी इलेक्शन की बात नहीं की। इस हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है पंजुदा साहब? अब जिस तरह से शेर अफजल मरवत भी एक नामवर वकील तो हैं, लेकिन सियासत में एक नया चेहरा है। बैरिस्टर अली गौहर साहब भी एक नामवर वकील हैं, लेकिन सियासत में एक जाहिर है कि नया एडिशन है किसी सियासी जमात में। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले मजीद को रद्दोबदल, तब्दीली या ओहदे या नए चेहरे सामने आ सकते हैं? पीटीआई चेयरमैन ने इस हवाले से आपको क्या बताया? देखें, बात यह है कि वकला आज आपको इसलिए नजर आ रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि जो अगवाकारियां, जो सिलसिला जारी रहा 16 महीनों में पीडीएम ने किया, और उसके बाद भी निगरान हुकूमत भी उसी तरीके से चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये, तो उस सूरत हाल के अंदर क्योंकि वकला को एक हद तक जो है वो गिरफ्तारी और वो उस तरह से नहीं है, तो इसलिए फिर वकला को खान साहब ने आगे किया है। और वकला भरपूर तरीके से, आपने देखा कि मरवत साहब ने ज़बरदस्त कन्वेंशन किए, और गौर साहब ने भी जो उनकी ड्यूटी लगी उन्होंने पूरी अदा की। बाकी लीगल टीम भी, मेंबरान जितने हैं, कोर कमेटी भी पूरा जो है उसके अंदर पूरा रोल, हर तरह से मैनेजमेंट और सारी चीज़ें रात दिन जो है वो सारे लगे हुए हैं। उमर अयूब साहब हों, शिबली फराज साहब हों, रऊफ साहब हों, या दीगर दोस्त जितने भी हों, अली मोहम्मद खान साहब हों। लेकिन ये सारी सूरत हाल इसी वजह से हुई कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सिर्फ जो है वो वकला होंगे। आप देखेंगे कि पीटीआई के वर्कर्स भी उसमें होंगे, लीडरशिप भी होगी, टिकटों के हवाले से वकला भी होंगे। तो यूं एक तासर देना कि सिर्फ वकला, ऐसा नहीं है। और खान साहब जो फैसला करेंगे, जितने लोगों को देंगे वो अटल होगा। कोर कमेटी की जो सिफारिशात होती हैं वो खान साहब सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। जो भी फैसला किया जाता है एक तरफा उसको तायद की जाती है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे मामलात अंदरूनी चल रहे हैं। बैरूनी अगर देखा जाए तो हमें फील्ड नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोदा साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। किसान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की लीगल टीम का हिस्सा है। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, अब चूंकि इलेक्शंस की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेट दी गई थी, उसकी तीसरी मरतबा तस्दीक की गई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे, जो तारीख दे दी गई है। लेकिन अहम सवाल इस वक्त ये है कि इलेक्शंस में कौन कौन सी सियासी जमातें हमें मैदान में नजर आएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन इस वक्त कर रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी जो मामलात हैं वो खलफशार का शिकार हैं या आपस में इख्तलाफात हैं। जो भुट्टो जरदारी फैमिली है, आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट या बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तमाम सियासी जमातें इलेक्शंस में मौजूद होंगी? अगर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा तो इन इलेक्शंस पर अवाम का एतमाद बहाल किस तरह से होगा? अगर हम लोगों से बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन की अगर हम बात करें या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को हम फॉलो करें, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कल मुकदमात थे, आज नायब ने कह दिया हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं है, आज वो सुरखरू हो गए। उनको सुरखरू बहुत पहले हो जाना चाहिए था अगर उन पर बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे। तो ये डिबेट मीडिया पर नहीं करनी चाहिए कि उनको सजा दिलवाई जाए अगर वो कसूरवार नहीं तो, लेकिन डिबेट ये जरूर है
कि इस तरह के मुकदमात और इस तरह के केसेस जो कि किसी पॉलिटिशियन को या किसी प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पर बनाए जाते हैं और उसके तमाम पॉलिटिकल करियर को उससे नुकसान पहुंचता है, या हुकूमत का तख्ता जिसे कहते हैं कि उलट दिया जाता है और बाद में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वाइट वॉश हो जाती हैं, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? आज अगर ये तमाम मुकदमात इस तरह से चलते रहे, इलेक्शंस हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए, उस सूरत हाल में जब एक सियासी जमात को मौका नहीं दिया जा रहा, तो फिर पाकिस्तान की जो अवाम है वो किस तरह से तस्लीम करेगी इन नताइज को? और अगर मुल्क दोबारा से धरनों और एहतजाज, सिलेक्टेड और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के गिर्द घूमने लगे तमाम तर मामला जिस पर ना पार्लियामेंट में एतमाद किया जा रहा है, ना ही अवाम तस्लीम करने को नताइज तैयार है, तो फिर तब्दीली किस तरह से आएगी? और दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा? प्रोग्राम का नाजरीन वक्त खत्म हो रहा है। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मीर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।